नाथूराम गोडसे जो है वो मतलब कि सहज बुद्धि का व्यक्ति नहीं था। मैं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो नाथूराम गोडसे एक तो वो अपने जेंडर के प्रति भी बहुत अधिक सहज नहीं था, और बहुत सारी जगहों पर नाथूराम गोडसे को जो है गे के तौर पर भी जो है, समलैंगी के तौर पर भी जो है बताया गया है। मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैंने एक बहुत पुरानी जो एडिशन थी फ्रीडम एट मिडनाइट की, उसको जब मैंने पढ़ा था तो उसमें जो है संभवतः पेज नंबर 343 पर इसका जिक्र किया गया था। लेकिन बाद में जब 2014 के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट बनती है और उसके नए एडिशन आते हैं, तो उसमें से वो हिस्सा गायब कर दिया जाता है। अगर आप पुराने एडिशंस में जाकर के देखिए तो आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए फर्क नहीं है। तो मैं इस चीज़ को मान करके चलता हूँ कि नाथूराम गोडसे जो है वो बहुत सहज बुद्धि का व्यक्ति नहीं था। नाथूराम गोडसे एक तो अनस्टेबल माइंड का व्यक्ति था, और यही वजह रही है कि अगर आप कभी भी देखिए तो नाथूराम गोडसे ने कभी किसी अंग्रेज के खिलाफ कोई अटैक नहीं किया है, कभी किसी मुस्लिम लीडर के खिलाफ कोई अटैक नहीं किया है। वो बल्कि उनके साथ बड़ा सहज है। जाहिर सी बात है कि सावरकर भी हुआ करते थे, सावरकर तो बाकायदा पेंशन उठाते रहे जिंदगी भर। तो ऐसे में नाथूराम गोडसे जिस पत्रिका का संपादन कर रहा था, मुझे उस पत्रिका का नाम भूल रहा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा तो मैं उसको कहीं ढूंढ करके निकाल दूंगा। ये कोई परवेज की मदद करो कि वो क्लास फिर से उसको लिंक फिर से भेज दो। हो सकता है कि किसी गलत लिंक के जरिए जा रहा हूँ। ओके सर, भेज दे रहे हैं। है ना? सर मैं तो हूँ। अच्छा, आ गया। तो तूने कब मैसेज किया था? सर उसने मैसेज किया था क्योंकि 6 मिनट हो चुके थे तो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को लगा कल जैसा पोजीशन फिर से होगी इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे एक पत्रिका का संपादन करता था, उस पत्रिका का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो उस पत्रिका में एक कार्टून छपा था, और उस कार्टून में स्पष्ट तौर पर जो है ये दिखाया गया था कि गांधी जो है वो 10 सिर वाले रावण के रूप में गांधी को दिखाया गया है, और ये 1944 की है, 44-45 की जो है कार्टून है। तब तक पाकिस्तान के विभाजन का गांधी विरोध कर रहे थे, हम में से हर कोई जानता है। और न सिर्फ पाकिस्तान के जो है विभाजन का विरोध जो है गांधी कर रहे थे, गांधी यहाँ तक उस समय इस स्टेटमेंट पर थे कि भारत का विभाजन उनकी लाश पर ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। 44 में ही नाथूराम गोडसे ने पहली बार गांधी के ऊपर जो है अटैक किया है। तो जो गोडसे के नाम पर एक फर्जी किताब बताई जाती है कि जिसमें गोडसे ने ये बोला है कि उसने गांधी को क्यों मारा है, तो उसमें जितने भी तर्क दिए हैं कि पाकिस्तान को 500 करोड़ रुपए दिया है, ये दिया है, गलियारा दिया है, ऐसा दिया है, वैसा दिया है, हिंदुओं का कत्ल कराया, तो जाहिर सी बात है कि 1944 में गोडसे ने गांधी के ऊपर क्यों अटैक किया था। तो इसका मतलब है कि गांधी के मारने की साजिश तो बहुत पहले से चल रही थी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अगर जो है आप उठा करके देखेंगे तो उससे जो 10 सिर हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें सरदार पटेल भी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जितने भी उस समय के टॉप लीडर्स थे उन सबको वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो वो सब के सब जो है को जो है मतलब मारने की जो है एक साजिश के तौर पर ही आप उसको जो है देख सकते हैं कि वो उनको वध करना चाहता था। और उस अग्रणी नाम की पत्रिका थी, उसमें जो है ये चीज़ छापी गई थी। मेरे पास वो तस्वीर मैंने खोल लिया हुआ है। और नारायण आप्टे जो थे वह अगर कहा जाए तो उसके मालिक हुआ करते थे। तो इसमें जो है उन सबको जो है मारने की जो है साजिश के तौर पर जो है दिखाया गया कि जितने भी टॉप लीडर्स थे उनकी जो है कत्ल करने की जो है फिराक थी। तो ऐसे भी बहुत सारे और दस्तावेज हैं तो जिसमें ये पता चलेगा कि गांधी को मारने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं, एक तो पहली चीज़ ये है कि
अगर आप देखेंगे तो किसी भी समय में एक ये कहा जाता है कि गोडसे का बयान सुनने के बाद जो है जज रो पड़े थे अदालत में, वो भी बयान पूरी तरह से गलत है, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि जजेस ने ये लिखा है कि हम इससे कड़ी सज़ा कोई नहीं दे सकते हैं, वो फाइनल स्टेटमेंट है उनका। दूसरी चीज़ ये है कि क्या अदालतों में आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता था उस ज़माने में? आज भी नहीं किया जाता, क्योंकि अदालतों में इसकी परमिशन नहीं दी जाती है। तो फिर जो है वो बयान आया कहाँ से? नंबर 3 चीज़ ये है कि HD क्लियर जो है आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी, तो मतलब फर्जीवाड़ा बहुत तगड़े पैमाने पर रहा है। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो जो गोडसे के बारे में मैं कह रहा हूँ कि गोडसे न सिर्फ गांधी को मारना चाह रहा था, बल्कि सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस सबको मारना चाह रहा था। तो ये एक प्रमाणित तथ्य है, इसको जो है नकारा नहीं जा सकता है। और गोडसे को सपोर्ट करना ठीक वैसे ही है जैसे कि आप देश के खिलाफ करते हैं। जिस मैं उसका सुना था ये यूट्यूब पे, मैंने गांधी को क्यों मारा, तो उसे इसमें लगा कि ये फर्जी है, लेकिन इसके लिए कोई मेरे पास मतलब ये वैलिड तर्क ही नहीं था कि उसको कैसे, मतलब कोई अगर पहला वैलिड तर्क यही है कि गोडसे की आवाज उसमें रिकॉर्ड कैसे की गई, और वो भी HD क्लियर वॉइस। जो उसको मानने वाले लोग हैं वो तो सिरे से इस तर्क को नकार देते हैं। नहीं, तो ये सोचना चाहिए ना कि HD क्लियर वॉइस में आवाज कैसे रिकॉर्ड की जा सकती है, और क्या कोर्ट में आज भी देखिए जिनको मानना है। मैं आप लोग को जब फिलॉसफी की लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था कि आप किसी भी चीज़ के पक्ष में या विपक्ष में जो इसमें भी आप जो मानना चाहते हैं आप उसके लिए तर्क कर सकते हैं, लेकिन तर्क यही होना चाहिए कि 44 में गांधी को मारने की कोशिश क्यों थी? तब तो गांधी ने 500 करोड़ रुपए नहीं दिलवाए थे, तब तो गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो 44 में मारने की कोशिश क्यों हो रही थी? और फिर जो है मारने की कोशिश सावरकर को क्यों नहीं की? उन लोगों को मारने की कोशिश क्यों नहीं की गई जो लगातार देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों का पता बताया? तो बहुत सारी फैक्ट्स हैं, हमें समझना चाहिए कि लोग सत्य को नहीं जानते हैं, लेकिन झूठ को इतनी बार बोला गया है कि अब वह सच लगने लगा। और दूसरी तरफ बात यह भी है कि जब आप सरकार में आ जाते हैं तो सरकार में आने के बाद आपके चापलूस चमचे बहुत बढ़ जाते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन है वास्तव में आज की तारीख में यही। और हम आप इसमें से कुछ भी कर नहीं सकते, तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने पूछा तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं। डन? अभी ये सब कल ही पूछना चाह रहा था सर। तो कल ही पूछ लियो, तो मैं कल भी इस बात को दे सकता था। भूल गया था सर। कोई नहीं, चले आगे बढ़ा जाए। तो मैंने जो है वो बुक शेयर कर दी थी, और PDF मैंने शेयर कर दिया था कि जो आप लोग को पढ़ना है। राइट? सबको मिल गया था? यस सर। IAS यस सर। मार्गदर्शक ग्रुप में हम लोग के बीच में बहुत हम लोग की चालाक आप लोग की दोस्त और मेरी स्टूडेंट बैठी हैं, जिन्होंने कि ग्रुप ही छोड़ दिया। उनको लगा फालतू के ग्रुप में क्यों बने रहे, तो उनकी मर्जी, वो ऐसा कर सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। और हम लोग आज की क्लास में ये जाहिर सी बात है कि हमने ले लिया, तो हमने ये भी ले लिया, अब विंडो कर लिया, अब विंडो में हमने इसको ले लिया, और बहुत गंभीर मुद्दे पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ये दिख रहा है सबको ठीक ढंग से, पर्याप्त मात्रा में दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो सर चैप्टर नेम थोड़ा बता दीजिए। चैप्टर नेम जो कल लिया था वही है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ओके सर। लोकतंत्र के 3 नक्शे जो है हम लोग लेकर के चलेंगे।
तो इन 3 नक्शों को अगर आप उठा करके देखने की कोशिश करिए तो पहला जो है इसी पेज पर आ जाना चाहिए कहीं। ये 1900 से 1950 के बीच में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो जो रेड कलर में है सिर्फ वही लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जो रेड कलर में नहीं है वो जो है, जो रेड कलर में है उनका क्या है मैप में कि ये 1900 में जो है ये लोकतंत्र यहाँ पर आ चुका था। और जो ये थोड़ा सा जो है गेरुआ रंग में है, ये कौन सा रंग बोला जाएगा? गेरुआ रंग ही बोला जाएगा ना नहीं लड़कियों? सर, गेरुआ तो नहीं है। केसरी रंग है सर शायद। हाँ, मतलब लड़कियां ही बता सकती हैं। लड़के तो मैं मानता हूं कि लड़कों और सांड में एक खासियत होती है कि दोनों कलर ब्लाइंड होते हैं। है ना? तो ये देखिए, ये जो गेरुआ रंग में है ये कब है? ये 1900 में तो ये लोकतंत्र नहीं थे, लेकिन 1950 तक आते आते लोकतंत्र हुए। यानी कि धीरे धीरे जो है लोकतंत्र की संभावनाएं जो हैं वह ज्यादा बढ़ने लगी। तो अब अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड आपका जो है वो 1900 में ही लोकतंत्र था, जबकि ऑस्ट्रेलिया आपका 1950 में बना। इसी तरह से अफ्रीका के ज्यादातर देश और एशिया में जो भारत से लगे हुए देश हैं वो 1950 तक आते आते लोकतंत्र बने। इसी तरह से अगर यूरोप में कहा जाए तो फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश जो हैं वो 1900 में ही लोकतंत्र बन गए थे। इटली में 1950 के बाद आपको लोकतंत्र आता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से अगर दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी सिरा आप लेकर के चलेंगे तो पूर्वी सिरा 1950 में लोकतांत्रिक हुआ, जबकि पश्चिमी सिरा 1900 में ही लोकतांत्रिक हो चुका था। जबकि पूरा उत्तरी अमेरिका अगर कहें मैक्सिको को छोड़ करके, यानी कि लैटिन वाला हिस्सा छोड़ करके बाकी ऊपर का कहें तो ये 1900 में ही लोकतांत्रिक हो चुका था। यानी कि बहुत कम देश ऐसे थे जो 1950 तक डेमोक्रेटिक हुए, लेकिन 1975 तक आते आते आप देखेंगे तो डेमोक्रेटिक देशों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। और भारत के साथ साथ जो है कई अन्य ऐसे देश थे जो कि डेमोक्रेटिक जो है हुए, लेकिन कुछ ऐसे देश जो पहले डेमोक्रेटिक थे अब डेमोक्रेटिक नहीं रह गए। तो डेमोक्रेसी में भी जो है अब परिवर्तन आने लगा था। लेकिन अगर 2000 में आकर के आप बात करेंगे तो पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी जो है काफी कायदे से विस्तारित हुई। तो डेमोक्रेसी का जो है ढंग जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तो यह हुआ कि लोकतंत्र तो लगातार जो है विस्तार पाता चला जा रहा है। आपको नाम नहीं याद रखने की आवश्यकता है, बस दिमाग में बना लीजिएगा। अगर शुरुआती दौर के बारे में बात करें तो 1789 में जो है फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन पूरी तरह से जो है लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था। 1789 में वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। और फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को जो है उखाड़ा गया, फिर जमाया गया, फिर उखाड़ा गया। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी कदम जो है फ्रांसीसी क्रांति से पहले हो चुकी थी। अगर आप मैग्ना कार्टा का जो है आप ये देखेंगे जो कि 13वीं शताब्दी में हस्ताक्षर हुआ था मैग्ना कार्टा समझौता, तो 13वीं शताब्दी में ही जो है ब्रिटेन में लोकतंत्र जो है डेवलप होने लगा था। लेकिन वहां पर भी इसकी जो है रफ्तार बहुत धीमी थी। आज भी पूरी तरह से अगर कहें हम लोकतंत्र तो हो गया, लेकिन राजतंत्र को अभी भी अपने कोख में वह छिपा करके रखता है, जैसे कंगारू अपने कोख में बच्चे को छिपा करके रखती है ना। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही अगर आप बात करिए तो उत्तरी अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आजाद घोषित किया। अगले ही कुछ वर्षों में इन उपनिवेशों के साथ मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका बस गया। अगर आप यहाँ का जो है हालात देखेंगे तो इसकी बसावट हुई।
और धीरे धीरे सभी जगहों पर जो है लोकतंत्र बना। लेकिन लोकतंत्र बन जाने का मतलब ये नहीं था कि ये लोकतंत्र सबके लिए उपलब्ध था। लोकतंत्र धीरे धीरे फिल्टर होकर के समाज में आया। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को पाने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए और लोकतंत्र को विकसित करने के लिए समाज का शिक्षित और जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और अमेरिका जैसे देश में भी जब लोकतंत्र पहली बार वहां पर मौजूद हुआ तो इस व्यवस्था में केवल पुरुषों को मतदान देने का अधिकार था। औरतों को मतदान का अधिकार पाने के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप भारत जैसे समाज में अगर बात करिए तो आज भी भारत जैसे समाज में क्या होता है कि औरतें जो हैं वह आज भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि उस जागरूकता का अभाव है। यह ऐसे व्रत जो होते हैं वो समता के आधार पर नहीं होते हैं, बल्कि कहीं न कहीं ये उस मानसिक गुलामी को प्रतिबिंबित करते हैं कि तुमको मुख्य मुद्दों से भटकाए रखने के लिए कुछ त्योहार जैसी चीज दे दी जाती है और तुम उसमें खोए रहो। करवा चौथ का व्रत ऐसा ही एक व्रत है। क्या पुरुष भी करवा चौथ का व्रत रखे तो ये व्रत जो है सार्थक हो जाता है? नहीं, ये बागवान फिल्म में हो सकता है, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता है। हकीकत की दुनिया इससे काफी अलग है, इससे काफी भिन्न है। अधिकार हर क्षेत्र में, हर क्षण में हमेशा बराबरी का होना चाहिए और इसके लिए लगातार मांग होती रही। यहां तक कि अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में राइट टू वोट केवल उन्हीं लोगों तक सीमित थी जिनके पास संपत्ति होती थी। महिलाओं को तो वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। आप सोचिए, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है ब्लैक्स को दिए हुए। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। और अगर आप देखिए तो तमाम दुनिया में जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार मिला है वो सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया था इन 1893। 1893 में सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड में जो है यह मताधिकार दिया गया था। उसके बाद रूस में, जर्मनी में, नीदरलैंड में और ब्रिटेन जो कि अपने आप को काफी उदारवादी मानता है, वहां पर भी ये 1928 में जाकर के राइट टू वोट यहां पर मिला है। इसके मुकाबले श्रीलंका में जो है थोड़ा जल्दी मिल गया। श्रीलंका के बाद जो है आपका तुर्की है, फ्रांस है, जापान है। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार आजादी के बाद ही जाकर के मिला है। आजादी के पहले भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की परिकल्पना आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, यह नहीं हुआ करती थी। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो अर्जेंटीना में, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है, तो देखिए किस तरह से वहां पर जो है धीरे धीरे देरी से आता है। उसके बाद यूनान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार 1962 में, अमेरिका में 65 में, यानी कि अमेरिका से पहले भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार था। उसके बाद स्पेन में, दक्षिण अफ्रीका आदि में जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार था। इन लोगों में से अगर हम कहें तो ज्यादातर जगहों पर यह काफी लंबे समय से, काफी लंबे संघर्ष के बाद आया।
ये कहते हैं कि इस सूची में उन देशों के नाम नहीं है जहां मताधिकार प्रभावी रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, या ऐसा जहां पर कि मताधिकार देने के बाद उनसे वापस ले लिया गया। मैं ये मानता हूं कि भारत में भी आज भी जो मताधिकार है वह मताधिकार प्रभावी रूप से जो है सभी को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आज भी औरतें जो हैं वो प्रायः जो है बड़े सहज तरीके से बात कर लेती हैं। बहुत सारी औरतें क्लास में हैं, अभी नीचे का पूरा हिस्सा औरतों का ही भरा पड़ा है, 6 औरतें हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हम राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी हेट पॉलिटिक्स, राजनीति हम नहीं करते हैं। जबकि घर में सास बहू देवरान जेठान की सबसे ज्यादा, ननद भौजाई की सबसे ज्यादा जो है राजनीति यही लोग करती हैं। लेकिन हाँ, परवेश कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक औरतों का मताधिकार की बात हो रही है, तो वहाँ तक अभी भी औरतों का इतना ज्यादा मताधिकार नहीं होता, क्योंकि फैमिली के हिसाब से वो चलती है। आप फैमिली जो बोलते हैं उसी को। आप अपने यहाँ की बताइए सर यही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मेरे यहाँ भी यही चीज है। तो आप डांट डपट करके नहीं कहते हैं कि चलो राजनीति बतियाया जाए? नहीं सर, इतना नहीं जानता था, अभी जानता हूँ, पहले नहीं जानता था इतना चीज। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, तो ये बात सही है कि औरतें जो है खुद, उनको एक तो राजनीति से दूर रखा जाता है, राजनीतिक चर्चाओं से दूर रखा जाता है, और फिर वो भी जो है एकता कपूर के सीरियल्स में और नागिन सीरियल में ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, और ऐसा उनका व्यक्तित्व तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है, राजनीति और क्रिकेट से, 2 चीजों से। इसलिए जब वो वोट देने जाती हैं या जो राजनीतिक अवधारणाएं बनाती हैं, वो घर में पुरुषों के आदेश पर ही, भले ही वो पुरुष आदेश के स्वर में ना दे, लेकिन वो उसे, करवा चौथ का व्रत रखने वाली औरतें आदेश मान ही लेती हैं। मुस्लिम औरतें करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं, लेकिन आदेश वो भी मान लेती हैं। मतलब धर्मनिरपेक्ष लगना चाहिए मेरे स्टेटमेंट को। मैं टॉन्ट इसलिए मार रहा हूं कि कम से कम जो है वो बदलाव आना चाहिए, चुभना चाहिए मेरी बात आप लोगों को, ठीक है? कम से कम करवा चौथ जैसे व्रत से दूर रहें आप लोग। और वैसे भी करवा चौथ का जो व्रत है वो हिंदू धर्म में मान्य नहीं है। काफी अच्छा उपनिवेशवाद भी हम लोगों ने पढ़ा, तो ज्यादातर देश जो है वो यूरोपीय राष्ट्रों के जो है उपनिवेश थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और इसमें जो है वो अपनी आजादी की लड़ाई में जो है काफी हद तक सफल भी होते चले गए। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोपीय देशों की पकड़ ढीली पड़ने लगी, तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे देश जो है अचानक से आजाद हुए। ठीक है, तो पश्चिमी अफ्रीका, अब ये जो देश आजाद हुए, ये क्या सभी देश जो है वो लोकतंत्र के लिए ही लड़े कि हमको जो है, देखिए जब भी कोई देश आजादी की लड़ाई लड़ा होगा तो वो कैसे लड़ा होगा? उसने यही कहा होगा कि साहब हमको हमारा शासक खुद चुनने की इजाजत दीजिए, हम अपने फैसलों का खुद जो है लेना चाहते हैं, हम अपने विवादों का खुद निपटारा करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र की मांग हर कोई कर रहा था, लेकिन क्या लोकतंत्र की मांग करने के बाद लोकतंत्र वहां पर कायम भी रहा? तो पश्चिमी अफ्रीका के देश, घाना का उदाहरण इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है।
पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना का उदाहरण जो है वो ऐसा रहा कि यहाँ पर भी आज़ादी जो है वो भारत से 10 साल बाद मिली, और घाना का पहले नाम जो है वो गोल्ड कोस्ट था। अगर घाना को आप एटलस में ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि यह जो अफ्रीका में ऊपर मोटा सा जो है हिस्सा है मशरूम वाला, उसमें आपको मोटे वाले हिस्से के पूरब के क्षेत्र में जाने पर नीचे की तरफ जो है आपको दिखाई देगा। तो वहां पर जो है आपको घाना मिलेगा। तो ये घाना जो है ये 1957 में आजाद होता है, लेकिन आजादी के बाद इसके जो पहले जो है राष्ट्रपति बनते हैं वो वामे एनक्रुमा बनते हैं, प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं। और ये नेहरू के अच्छे दोस्त थे। ये नेहरू की विशिष्ट भूमिका रही है घाना को आजाद कराने में। नेहरू एक प्रेरक के तौर पर थे। नेहरू कई बार वहां की जनता को संबोधित भी करने गए हैं। तो वाना एनक्रुमा और नेहरू दोस्त थे, लेकिन होता क्या है कि नेहरू की आज पूरी दुनिया में क्यों इज्जत होती है? आप चाहे तो कुछ समय पहले कनाडा का देख लीजिए या सिंगापुर का देख लीजिए या फिर अमेरिकन पार्लियामेंट का देख लीजिए। हर एक जगह कहा जाता है कि दुनिया में नेहरू जितना लोकतांत्रिक नेता कोई नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट कई बार पिछले 2-4 सालों में आया है और भारत को ही समझाने के लिए कहा जाता है कि आपके देश में जो लोकतंत्र खत्म होता चला जा रहा है। आप खुद देखिए कि आपके जो है प्रथम प्रधानमंत्री कितने लोकतांत्रिक हुआ करते थे। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा पिछले 1 साल के दौरान। तो ऐसे में अगर आप उठा करके देखेंगे तो वाना एनक्रुमा वो तानाशाही होते चले जाते हैं। नेहरू के दोस्त थे, भारत के साथ ही आजाद होते हैं और उन्होंने खुद को आजीवन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त करा दिया, जबकि नेहरू हर बार चुनाव लड़ते हैं, बार बार चुनाव लड़ते हैं और हर बार जीतते हैं। इसके अलावा 1966 तक आते आते, यानी कि 57 में देश आपका आजाद होता है और 66 तक आते आते घाना में सैनिकों ने या वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया और तख्ता पलट करने के बाद वाना एनक्रुमा को उनके पद से हटा दिया और सैन्य जो है नियंत्रण हो गया। यानी कि अफ्रीका के तमाम देशों की तरह घाना भी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कामयाब नहीं रख पाया। ये तस्वीर है जिसमें बाद में वाना एनक्रुमा जब मर गए तो 1992 में इनका स्मारक बनाया गया। तो हाल के दौर में अगर देखिए तो लैटिन अमेरिका में कई सारे ऐसे देश हुए हैं जहां पर कि लोकतंत्र की बहाली का काम किया गया है या लोकतंत्र वहां पर जो है कायम किया गया है। अगर इसमें आप देखेंगे तो लैटिन अमेरिका में 1980 के दशक के बाद ये काम तेजी से हुआ है और 1990 के बाद जब सोवियत संघ का बिखराव हुआ तो यह लोकतंत्र जो है अन्य देशों में भी बड़ी तेजी से बना, क्योंकि रसिया साम्यवादी देश था और साम्यवादी देशों में एक दलीय सरकार होने के कारण वहां पर वास्तविक लोकतंत्र नहीं होता है। तो जब रसिया से आजाद हुए तो आजाद देशों ने अपने यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश की। जैसे कि आप वर्तमान यूक्रेन में देखें तो यूक्रेन में भी जो वहां के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, भगवान मालिक है कि कितने दिन तक और बचे रहेंगे और कब जो है रसिया ने जिस तरह से जो है ज्यादा तेज अटैक शुरू किए हैं तो भगवान मालिक है कि कब तक जिंदा बचेंगे ये। तो वहां पर जो है ये चुनाव होते हैं, वास्तविक चुनाव होते हैं और लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। 1989-90 के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश ऐसे हुए हैं जो कि सोवियत संघ के नियंत्रण से बाहर हुए और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाते हैं। और
ये सभी देश जो हैं, ये पहले जब सोवियत संघ के नियंत्रण में होते हैं तो ये लोकतांत्रिक नहीं थे। करीबन 15 देश इससे टूट करके अलग हुए हैं। भारत में भी अगर देखेंगे तो भारत के बगल में जो है, या भारत से ही टूट करके जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश बनता है। तो पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये बड़ा जो है एक आश्चर्यजनक तथ्य होगा कि अगर आप इस चीज को जानिए कि भारत जैसे बड़े देश का संविधान जहां पर 3 साल में बन गया, वहीं पर पाकिस्तान का संविधान बनने में 75 साल का समय लगा। करीबन नहीं, 75 साल नहीं, 25 साल का समय लगा। 1974 में जाकर के फाइनली उनका संविधान बन के तैयार हुआ, और तब से जो है तकरीबन 50 साल का समय निकल गया है कि जब वो ये समझने की कोशिश में है कि उसमें लिखा क्या है। एक तो कमबख्तों ने जो है उर्दू में लिख लिया, खुद ही नहीं पढ़ पा रहे कि क्या लिख लिया है, तो उनकी भी अपनी दिक्कत है पाकिस्तान वालों की। इसी तरह से बांग्लादेश में भी देखिए कि भारत की मदद से आजाद होता है, लेकिन सैनिक तख्तापलट बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह हुआ। भारत के बगल में आप म्यांमार को देख लीजिए, तो म्यांमार में भी जो है लगातार ये संघर्ष चलता रहता है, जबकि म्यांमार अपने आप को जो है नैतिक और ऐतिहासिक तौर पर भारत के सबसे करीबी पाता है। भारत में अगर आप उठा करके देखिए तो 1935 के अधिनियम के बाद म्यांमार भारत से अलग होता है। तो म्यांमार में भी जो है आज की भी तारीख में अगर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है आंग सू सी, क्या नाम है उनका, आंग सान सू की। हाँ, आंग सान सू की। ये सब राम मोहन सोहन जैसा नाम क्यों नहीं रखते हैं सूरज? सो वो वहाँ जो भाषा है सर, उसमें तो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इस वजह से ऐसा होता है। नहीं तो जब तक माँ बाप बुलाते होंगे उनको भी तो बोलना पड़ेगा ना, आंग सांग सू की। पता चला कि बच्चा दौड़ करके जा रहा है, गाड़ी आ रही है, और जब तक वो आंग सांग सू की करेंगे, एक तो गाड़ी के पों पों में आंग सांग सू की पों पों हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सूरज है, परवेज है, तो गाड़ी पों पों करती रहे तो भी सूरज परवेज सुनाई दे जाएगा। तो बच्चा एक्सीडेंट हो जाएगा। और 4-6 बच्चे अगर हो जाएं तो दूर से माँ बाप पुकारें नाम, ये मैं चीन वीन में सोचता हूँ कि पुकारते होंगे तो बच्चे कंफ्यूज रहते होंगे कि किस वाले को बुलाया है। सीन जिंग पिंग नाम है तो किसी का झिंग पिंग खिंग नाम है, ऐसे तो सब चांग मांग कुंग कांग ऐसे करके नाम रखते हैं। ऐसा लगता नहीं जैसे स्टील की थाली में जो है चम्मच गिरा दिया हो तो छन चंग जंग 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 करके नाम। श्रीलंका में यही टेक्निक है सर। श्रीलंका में चम्मच गिरा गिरा करके नाम पुकार। जी सर, जो जो स्वर निकलता है सारा उस नाम में शामिल होता है। अच्छा, तो मुझे वास्तव नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है उनके यहाँ, अगर आप मतलब डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। तो अब नतीजन क्या होगा? नतीजन जो है म्यांमार में भी नोबेल पुरस्कार विजेता होने के बावजूद भी उनकी सरकार को बर्खास्त करके सैनिक तख्तापलट फिर हुआ है। इसी तरह से अगर आप नेपाल में देख लीजिए तो नेपाल के राजा ने धीरे धीरे अपनी ताकतें छोड़ करके वहां पर लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल में आज भी लोकतांत्रिक सरकार पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकी है। और वहां पर जो नेपाल के निचले बेल्ट में रहने वाले लोग हैं, तराई बेल्ट में, जिन्हें कि मधेसी बोला जाता है, वह आज भी अपने अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करते हुए दिखाई दे जाएंगे। उनके अधिकार आज भी नहीं दिए गए हैं, उनको राइट टू वोट वगैरह नहीं दिया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं दिया जाता है, और पहाड़ी इलाके के लोगों का दबदबा है। वहां पर भी रह रह करके जो है तख्ता पलट होता है। वो तो एक राजकुमार साहब थे, इश्क में पड़ गए, पूरा खानदान ही उड़ा दिए। भूटान सर में 1915 के संविधान में भी नहीं दिया गया क्या मध्यदेशियों को अधिकार? मुझे ये 2015 का, सॉरी 2015 में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है उनको। ओके। दूसरे दर्जे का नागरिक बताया गया है। इसके अलावा
आप जो है भूटान चले जाइए तो भूटान एकमात्र ऐसा देश हमारे पड़ोस में है कि जहां पर राजा ने खुद अपने अधिकार जो है वो लोगों को दिए हैं, और एक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र, यानी कि राजतंत्र ने भी पूरी ताकत नहीं छोड़ी है, लेकिन चुनी हुई सरकार को धीरे धीरे कहते हैं कि भूटान के नरेश जो हैं वो स्थापित करने की कोशिश किए हैं, और काफी हद तक ताकतें जो है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। तो दुनिया के चंद देशों में से भूटान एक है जहां पर कि लोकतंत्र जो है अपने आप स्थापित हो रहा है। मालदीव में देखिए तो मालदीव में भी रह रह करके तख्ता पलट हो रहा है। अगर आपके पड़ोस में देखिए, श्रीलंका में देखिए तो श्रीलंका में भी यही स्थिति है कि श्रीलंका में जो है सिंघली बनाम तमिल की लड़ाई चल ही रही है, और अभी वहां पर जनता ने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया। तो जनता का विद्रोह भी लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र के गलत इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा था। तो पूरा, और वहीं पर आप चीन को देख लीजिए, तो चीन कहने के लिए तो अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन वह लोकतंत्र के तौर पर वस्तुतः जो है स्थापित नहीं है। तो लगातार ये संघर्ष अगर आप जो है देखेंगे तो वहां पर बना हुआ है। हाँ परवेश बोलिए ना। सर, ज्यादातर देशों में ये चीज हो रही है जहाँ पे लोकतंत्र को खत्म होते जा रहे हैं। तो उस चीज को, पहले लोकतंत्र आया, अब लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि फिर से वो राजतंत्र शुरू हो रहा है। नहीं, राजतंत्र नहीं शुरू हो रहा है, हम नव उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उद्योगपतियों ने जो है पूरी तरह से, अभी बर्नी सैंडर्स जो अमेरिका के बड़े फायर ब्रांड जो है सीनेटर माने जाते हैं, और ये भी माना जाता है कि आने वाले समय में वो राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो बर्नी सैंडर्स ने ये चीज कहा है कि अमेरिका की 60% आबादी नौकरी पेशा है, और उन्होंने कहा कि आधी आबादी के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा अकेले जो है अमेरिका में 3 बड़े उद्योगपतियों के पास है। भारत में भी आप देखिए तो भारत में जितनी जो आपकी करीबन करीबन 30% के आसपास की जनसंख्या की इनकम होगी, उससे ज्यादा तो केवल अंबानी और अडानी के पास है। और यह हमेशा याद रखिएगा कि जो पैसा होता है, ऐसा नहीं कि अंबानी अडानी कहीं बाहर से कमा करके वो पैसा लाए। आप इस बात को महसूस करिएगा कि उद्योगपति जितना पैसा कमाता है किसी भी देश में, ये माना हुआ एक सिद्धांत है कि किसी भी देश में उद्योगपति जितना मजबूत होता चला जाएगा, औसत आदमी उतना गरीब होता चला जाएगा। अगर कल को भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन भी जाए तो आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर अभी पिछले 3 महीनों में 7 करोड़ भारतीय, ये एक आकलन किया गया सरकार का ही है, कि वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए, अदर 7 करोड़। और आज का जो पैमाना है कि सीएनजी की कीमत जो है पेट्रोल को पार कर गई है कई शहरों में। अब जब सीएनजी शुरू में आई तो मेरे कई सारे मित्र हैं जिन्होंने की अपनी सीएनजी किट ली या सीएनजी गाड़ी ली, और उन्होंने इसलिए लिया कि मैं पेट्रोल गाड़ी मैंने ली। अभी हाल ही में हम कई सारे दोस्तों ने गाड़ियां खरीदी, क्योंकि कोविड में गाड़ियां लग्जरी नहीं रह गई, हमारी मजबूरी है कि हमको अपने परिवार को भीड़ से सेव करना है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार बीमारी आ रही है। तो हमें से बहुत सारे लोगों ने लोन वगैरह लेकर के कार खरीदी। तो जब कार हम लोगों ने खरीदी तो उन्होंने जो है कैसे खरीदी, उन्होंने सीएनजी खरीदी और मैंने पेट्रोल ली। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा, सीएनजी सस्ता है और उसका जो एवरेज भी है वो पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले बेहतर है, तो तुम्हें काफी अच्छा पड़ेगा। तो मैंने उनको एक आंकड़ा जोड़ करके दिया कि सीएनजी लेने पर तुम्हारे 2 लाख से 2.5 लाख की कीमत तुम्हारी गाड़ी की बढ़ जा रही है। तो तुम ये देखो कि एवरेज तुम्हें कितना चलना है कि तुम वो 2.5 लाख जो एक्स्ट्रा तुम जो है देने जा रहे हो वो कितने समय में तुम रिकवर करोगे। तो 5 से 7 साल में तुम रिकवर करोगे, तो 5 से 7 साल में 2.5 लाख की कीमत कहां पहुंच जाएगी, तो ये भी तुम आकलन कर लो। और दूसरी चीज ये कि मैंने उनसे कहा था कि सीएनजी बहुत जल्दी ही पेट्रोल की कीमत को पार कर जाएगी। तो मेरे ऊपर बहुत जोर से हंसे, सबके सब मेरे दोस्त ही हैं, तो हंसे लोग। और अक्सर ये होता कि मैं जब कोई स्टेटमेंट पास करता हूं तो लोग मुझ पर बहुत जोर से हंसते हैं।
जैसे मैंने बहुत पहले कहा था कि भारत में जल्द ही हम सोशल मीडिया की वजह से गृह युद्ध की परिस्थिति में फंस जाएंगे। आज हम लोग हैं वहां पर खड़े हो गए हैं। सर ऐसा ये हो रहा है सर गुजरात चुनाव के कारण, क्योंकि बहुत दिन से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े नहीं है। नहीं, इसमें इस भी समझ लीजिए कि अगर सीएनजी की कीमत बढ़ेगी तो सीएनजी की बढ़ती कीमत का भी खामियाजा इनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी महंगाई तो बढ़ा देगी ना सीएनजी। और फिर जो जितने ऑटो वगैरह वाले हैं वो सब के सब जो है वो किस पर चलते हैं, वो सब सीएनजी पर चल रहे हैं। तो मैं गुजरात में शायद उतना प्रसार नहीं है सर सीएनजी का, नहीं, क्यों ये नहीं, दिल्ली जितने भी मेट्रो एरिया में सिटीज काफी है सब ज्यादा जगह सीएनजी है। सीएनजी मोटे शहरों में है, जहाँ पे आप बड़ौदा गुजरात के सबसे 6 बड़े शहरों में आता है, उसमें सीएनजी होता सभी है बड़े शहरों में सारे सीएनजी शहरों होती है। और उन बड़े शहरों में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो आते हैं छोटे शहरों से, तो खामियाजा तो इसका दोनों जगह भुगतेंगे ना ये। तो मैं मतलब अच्छा, अब मैं जिस तर्क पर आ रहा था उस पर आइएगा। तो सीएनजी की कीमत पर जो है आपने बहुत ज्यादा वसूल ली, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आम आदमी, क्योंकि उसकी जेब से अब ज्यादा पैसा निकाल करके आप ले गए। पहले आपने ये सीएनजी का ख्वाब दिखाया, सीएनजी की कीमत पेट्रोल अगर कम भी आएगी तो पेट्रोल की इर्द गिर्द ही अब रहनी है, उससे कम तो जाएगी नहीं। लेकिन ये दूसरी तरफ कहा जाएगी कि ये अंबानी का जो है पेट भरेगी, सीएनजी जो है अडानी का पेट भरेगी, तो उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। अब उनका जो टोटल बिजनेस साइज है वो उनका बढ़ जाएगा, लेकिन आम आदमी का घट जाएगा। तो टोटल इकोनॉमी तो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी होगी, जो इंपैक्ट ऑफ दिस इन्फ्लेशन होगा, वो घट जाएगी। रिजर्व बैंक ने जो मुद्रा स्फीति की दर बताई है वो 2 से 6% तक के बीच में रहने की बात कही है। हालांकि इनका मानना था मनमोहन सिंह का कि मुद्रा स्फीति 4 से 6% के बीच में रहनी चाहिए, 4% से नीचे मुद्रा स्फीति नहीं जानी चाहिए। और मनमोहन सिंह ये भी मानते थे कि किसी भी इकोनॉमी में 10% कम से कम ब्लैक मनी जरूर होनी चाहिए, वो इकोनॉमी के लिए बेहतर होती है। ये योग्यता मैम जब 1 नवंबर से आप लोग की क्लास लेंगे तो इस पर और डिटेल में बात करेंगे वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये इकोनॉमी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं। और कुल मिलाकर के क्या होता है कि लोगों की, अमीरों की जो है ताकत बढ़ती है और गरीबों की ताकत इकोनॉमी घटा रही है। जब उद्योगपति अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से नियंत्रित करने लगे कि वह आमूल चूल राजनीति को परिवर्तित कर सकते हों, तो यहीं से नव उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। तो लोकतंत्र की परिणति कहां पर होगी? नव उपनिवेशवाद में जाकर के हो रही है। राजतंत्र की तरफ आप नहीं लौटेंगे, आप नव उपनिवेशवाद की तरफ लौटेंगे। आप कह सकते हैं कि अडानी आज की तारीख में कोई भी अगर विदेशी शासक आता है तो अडानी उसको फेस करते हैं, अडानी उसके साथ बात कर रहे हैं, वो अडानी उनके सबमिट को जो है सीधे सीधे जो है डील कर रहे हैं। तो अगर आप कहिए तो आप बड़े खतरनाक मोड़ पर जाकर के टिके हुए हैं, और ये कहीं से भी आपकी सत्ता के लिए बेहतर नहीं है। आइए वापस लौटते हैं हम लोग। तो ये तमाम देशों में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी की जो स्थिति है वो काफ़ी मतलब बुरी हुई है। और इसने क्या किया है कि इसने लोकतंत्र को भी ओवरऑल जो है इम्पैक्ट कर रखा है। इससे लोकतंत्र भी प्रभावित होता है। तो भारत के अगर पड़ोसी देशों में आप देखेंगे तो लोकतंत्र जो है वो लगातार एक खतरे की स्थिति में जो है बनी हुई है। यही इस पेज पर लिखा हुआ था, जिसको कि मैं आपको बिना पढ़े सुना रहा था।
तो लगभग सभी देशों में इसमें पेज नंबर 13 पर ही, जिस पेज को हम लेकर के चल रहे हैं, इस पर एक कार्टून दिया हुआ है। अब यहीं पर देखिए कि एक बड़ा बढ़िया सवाल है कि म्यांमार के सैनिक शासकों के प्रति भारत की क्या नीति होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये प्रश्न दे रहा हूं, प्रश्न जरा लिखिए तो आप लोग। ये प्रश्न आप कितने जो है क्वेश्चन शब्दों में लिखेंगे? 250 शब्द में, और सभी लोग लिखेंगे, वरना मैं क्लास से आप लोग को बाहर कर दूंगा। ये मैं क्लास लेने नहीं दूंगा आप लोगों को। दूसरा प्रश्न लिखिए कि भारत के साथ घाना के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तुलना भारत के साथ घाना के लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तुलना। पहला सवाल तो यही था आप लोगों का। ये दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तुलना करते हुए समझाइए कि घाना में लोकतंत्र क्यों नहीं सफल हो पाया। ये भी आपको 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए जरा, प्रश्न संख्या 3। चिली और पोलैंड दोनों के आंदोलन लोकतंत्र के लिए थे। उनमें वास्तविक अंतर क्या थे, परंतु उनमें वास्तविक अंतर क्या थे, ये भी आप लोग को 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब इसी पर जो है हम लोग वापस लौटते हैं। सभी लोगों को आंसर लिखना मस्ट है। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में कैसे दिखाया गया है कि आंग सान सूकी को जो है मतलब कि सम्मान देते हुए भी आज जो है कैद करके रख दिया गया है। ये पुराना है लेकिन ये बार फिर से जो है ये आंग सान सूकी का जो स्टेटमेंट है कि बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहां के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है।
अब विश्व स्तर पर लोकतंत्र, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर विश्व स्तर पर लोकतंत्र के बारे में ये कहने की कोशिश है कि क्या ये दुनिया लोकतांत्रिक है। दो प्रश्न है कि क्या दुनिया के ज्यादातर, अगर ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो इस स्टेटमेंट में आपको जो है एक प्रश्न छिपा हुआ नजर आएगा कि क्या दुनिया के ज्यादातर देश जो है लोकतंत्र हो रहे हैं, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दुनिया लोकतांत्रिक हो रही है। क्या दुनिया का लोकतांत्रिक होना और ज्यादातर देशों का लोकतांत्रिक होना एक ही बात है, या फिर दुनिया वैश्विक लोकतंत्र या दुनिया के लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यहां पर भी एक प्रश्न है, 250 शब्दों में आपको यह प्रश्न भी लिखना है। प्रश्न संख्या 4। ठीक है, तो इस प्रश्न का मकसद क्या है। इस प्रश्न में जो है यह आने की कोशिश की कि क्या कोई वैश्विक सरकार होनी चाहिए, अगर हाँ तो उसका चुनाव किसे करना चाहिए और उसके पास क्या अधिकार होने चाहिए। अब जरा यहीं पर यह कह रहे हैं कि दुनिया क्या लोकतांत्रिक है, और जो देश अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा कह रहे हैं, क्या उसका जो है स्वरूप ऐसा ही है। तो यह है कि क्या दुनिया की कोई सरकार है, और अगर सरकार नहीं है तो फिर उसके नियम कानून कैसे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया की सरकार के कामकाज के लिए इन प्रश्नों पर आप बात करिए। यह एक प्रश्न है जो मैक्सिको में प्रकाशित हुआ था, और यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय खेल जो है चल रहा है। अब देखिए कि ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये कह, इसमें जो है आप में से कोई बता सकता है कि ये कार्टून क्या कहने की वास्तविक कोशिश कर रहा है। जरा दिमाग लगाइए और बताइए कि ये क्या कहने की कोशिश है। सर तिरंगा खेल से ऊपर है। इसमें तिरंगा कहाँ है बेटा। सर ऊपर है कहाँ है। वो अमेरिका का झंडा है, तिरंगा नहीं है। सर राजनीति और सैन्य शक्तियों में खेल, जहाँ पे राजनीति अपने हिसाब से करती है और सैन्य शक्ति अपने हिसाब से देश चलाना है। अभी भी सही नहीं है, और सोचिए। आतंक और आतंक के संतुलन में दुनिया या लोकतंत्र का पिसता हुआ ये जो चेहरा वो दिखाया गया। नहीं, अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। सर परमाणु बम से दुनिया को ही उड़ा दिया जाएगा एक दिन। नहीं, ये परमाणु बम से दुनिया उड़ाने की बात नहीं है, बल्कि ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन यूएन को ही मैं नहीं देखा सर, ऊपर में यूएन लिखा हुआ है। हाँ, तो उसके होने के बावजूद भी, यूनाइटेड नेशंस के होने के बावजूद भी अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया जो है दो ध्रुवीय शक्तियां जो 2005 की बात बता रही है, तो दो ताकतों के बीच में एक तरफ आप अमेरिका को रख लीजिए और एक तरफ आप रशिया को रख लीजिए, तो किस तरह से जो है उन दोनों ने जो है पूरी दुनिया को फुटबॉल बना करके रखा है। कभी अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशंस को धता बता करके जो है अटैक कर देता है इराक में, कभी अफगानिस्तान में कर देता है, तो कभी रशिया जो है वो यूक्रेन में अटैक कर दे रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस के होने के बावजूद भी दुनिया को इन लोगों ने जो है खिलवाड़ बना करके रख दिया है, और अपने हिसाब से जो है ये इसको जो है चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको बेहतर लगा। जी सर, बहुत क्लियर लगा।
ये 5 झंडे सर, पांचों देश के हैं सर, जो स्थायी स्थायी सदस्य हैं सदस्य हैं, इसके। 5 देश जो हैं तो वो 5 एजेंडे स्थायी सदस्य हैं, लेकिन उनमें भी ज्यादा वही इफेक्ट। 5 लोग अपने ही खेल में इसको हाँ, मतलब लेकिन इसमें जैसे लोकतंत्र को प्लेयर के दुनिया तौर को पर दिखाया। 2 को ही दिखाया है ना, और हम जानते हैं कि दुनिया सर, ये पांचों देश जो हैं ये अलग अलग प्लेयर देखिए। प्लेयर 2 है, लेकिन एक नॉन स्टेट है सर, एक स्टेट है सर। सर एक के पास हथियार, एक बिना हथियार के है, वो जो कि भी जो अलग है है। गोले बम लटकाए हुआ है। दोनों के पास हथियार है। एक नहीं, नॉन इसमें स्टेट सूरज मतलब एक देखो जाने आतंकवादी। की कोशिश क्या कर रहा है कि दुनिया ज्यादातर 2 ध्रुवीय है। 5 अगर जो है परमानेंट मेंबर्स हमने मान भी लिए, तो 5 परमानेंट मेंबर्स मानने के बावजूद भी वो क्या पांचों बहुत ध्रुवीय दुनिया, मल्टीपोलर दुनिया बनाते हैं, या अभी भी ये जो है बाइपोलर ही है। अगर हम कहें तो ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में जो है क्या कभी भी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाता है? तो ये सर ज्यादातर लोग जो है 2005 इन्हीं। के हिसाब से लगता है कि जैसे अमेरिका जिस तरीके से अपना दबदबा बनाने के लिए बाकी कई देशों में आतंक को बढ़ावा देता है, नहीं फिर नहीं, यहाँ उसी पर को। आतंक का मतलब नहीं है ये, हम ओवर इंटरप्रिटेशन लेकर के जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये कि यूनाइटेड नेशंस की छत्रछाया होने के बावजूद भी ये दुनिया 2 ध्रुवों के बीच में पिसता हुआ आपको दिखाई देगा। जी ठीक है ना। अब बाकी इंटरप्रिटेशंस तो जो है, चूंकि कार्टूनिस्ट ने लिखा नहीं है तो जाके रही भावना जैसी वाली बात लगेगी। अब मैं संयुक्त राष्ट्र को यहाँ पर नहीं शामिल करना चाहूंगा कि हम संयुक्त राष्ट्र को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि जब दुनिया जो है काम करती है तो कैसे करती है, तो ये कहते हैं कि मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो तमाम सरकारों को कर्ज देती है। उधार देने के पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव लाने का निर्देश देती हैं। ये तभी आपकी मदद करेंगे। और दुनिया को जब ये बदलाव लाने के लिए बोलती हैं तो एक्चुअल में वह बदलाव किस तरह का होगा? जाहिर सी बात है, ढांचा को पूंजीवादी बनाना सर। हाँ, ढांचे को जितना आप पूंजीवादी बनाएंगे उतना ही ज्यादा जो है ये आपको फेवर करेंगी, और यानी कि पूंजीवाद को ही जो है बढ़ावा देती हैं। और इसके आगे भी ये यहाँ पर जो है स्पष्ट करते हैं कि ये जो तमाम देश हैं, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए तो 193 सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक एक वोट मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो परिस्थिति है संयुक्त राष्ट्र सभा में कि सभी देश को एक एक वोट मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यह लोकतांत्रिक होता हुआ आपको नजर आएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। तो यानी कि ये अपना यही 193 देश अपना अध्यक्ष भी चुन रहे हैं, यानी कि बहुत बढ़िया चीज है। ये तो अच्छी बात आपने बताई। महासभा का स्वरूप भी जो होता है वो काफी हद तक कैसा होता है कि वो संसद जैसा होता है जिसमें चर्चाएं होती हैं। इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगेगा, लेकिन यह ऊपरी खोल है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंदर से कैसा है उसको भी जरा क्रिटिकल पॉइंट के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर आप अंदरूनी तौर पर देखने की कोशिश करेंगे तब यह आपको कैसा दिखाई देगा। तो ये कहते हैं कि विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। जैसा कि आप जो है देखेंगे कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नगण्य है। और इसी बीच में आज ये भी खबर आई है कि रसिया ने अपने यहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम वाली जो कंपनी है मेटा, उसको आतंकी लिस्ट में डाल दी है। अब संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, यानी कि जो इसकी सबसे पावरफुल ब्रांच है, वो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है।
और उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और बाकी 10 सदस्यों का आम सभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। अब यहां पर एक और मैं जो है आपको फेक जो है स्टेटमेंट के बारे में बताऊं कि कई बार ये कहा जाता है कि भारत को जो है परमानेंट सीट दी गई थी, चीन को नहीं, और नेहरू ने ले जाकर के चीन को दे दिया। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन यह पूरी तरह से गलत अवधारणा है। जब से 5 जो है स्थायी सदस्य बने हैं, तब से चीन इसका स्थायी सदस्य है। नेहरू ने उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी है, बल्कि ये कहा जा रहा था अमेरिका के जरिए कि आप जो है अमेरिकन गुट में शामिल हो जाइए, तो चीन की जगह जो है हम आपको स्थायी सदस्यता दे देंगे, एक प्रस्ताव के जरिए। लेकिन ऐसा संभव था नहीं, क्योंकि उस प्रस्ताव के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ही वोटिंग होनी थी, और उस समय चीन और रसिया दोनों के पास वीटो पावर थी। जाहिर सी बात है कि दोनों ऐसा नहीं होने देते। ये बात रसिया ने भी कहा कि आप जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन को छोड़ करके आइए, हम चीन के खिलाफ जाकर के हम आपको सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में अमेरिका वीटो कर देता है। तो नेहरू ने कहा कि हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता तो चाहिए, लेकिन चीन की कीमत पर नहीं चाहिए। ये नेहरू सर इसमें एक कंफ्यूजन भी है सर, थोड़ा सा है कि जैसे जब चीन में जो अभी मेनलैंड चीन है, वो जब वहां जब सरकार आई, और वो जो अभी फिलहाल ताइवान है, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था कि इस दोनों में से किसको वीटो पावर दिया जाए। क्या फिर से बोला, उसमें क्या हुआ था? जब अभी का जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसका जब बना, तो पहले से जो राजशाही थी वहां, जो पहले वहां शासन था, उसके पास था वीटो का अधिकार। जैसे ही ये नया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, और मेनलैंड से बाहर जो अभी ताइवान के नाम से जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो बना, फिर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था कि इन दोनों के बीच वीटो किसके पास रहे, और इसको शायद 1970 में जाके सुलझाया गया था सर, कि वापस ये मेनलैंड चीन को दिया गया। तो 1948 में ही समाप्त हो गई थी पूरी तरह से। वो लोग फिर भाग के यहाँ गए थे, ताइवान जो अभी देश है, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1948 के बाद से जो है ये लगातार चाइना के हाथ में रही है। ये हो सकता है कि कुछ सेक्शन में जो है इसके ऊपर लेकर के विवाद रहा हो, और ये रहा हो कि ताइवान का जो है, मतलब ये स्टेटमेंट मैं पहली बार सुन रहा हूँ, वीटो को लेकर के चाइना के पास इस तरह की किसी विवाद की स्थिति जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रही हो, ऐसा नहीं था। ये कहीं पर किसी ने जो है एक लीक निकाली होगी। आप किसी भी अच्छे जो है अगर ऑथर को पढ़िए, तो उसने कभी भी इस बात को मेंशन नहीं किया हुआ है कि चीन की जो है वीटो पावर का जो है कोई झगड़ा रहा हो, क्योंकि ऐसी किसी भी स्थिति में तो फिर जो है वीटो पावर का निर्णय ही जो है वीटो पावर के जरिए होता, तो मुकदमा कभी सुलझना ही नहीं था। और 48 में चीन पूरी तरह से रिपब्लिक बन चुका था, और ताइवान अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तो ताइवान को मान्यता मिले ना मिले, इस पर तो प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन चीन को रिपब्लिक चाइना के तौर पर अब दुनिया के बाकी देशों ने भी 60 के दशक तक आते आते चीन को जो है मान्यता दे दी है। राजशाही का तो उसके बाद ही अब ये सर मुझे फिर से देखना पड़ेगा, मैं कहाँ से पढ़ा हूँ इसको, लेकिन हाँ वो आप देखिए, हो सकता है कि किसी कच्चे सोर्स से आपने अगर देखा हो, क्योंकि सोर्स बहुत सारे होते हैं, और आजकल फेक सोर्स इतने ज्यादा हैं कि उसमें ऑथेंटिक सोर्स को निकाल पाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। नहीं सर, मैं इस दौर में पढ़ा ही नहीं हूँ सर, ये 2007-8 में पढ़ा हूँ, उसमें तो इंटरनेट नहीं था, बुक उसमें ही पढ़ा हूँ। किस बुक में? अब ये तो सर ढूंढना पड़ेगा, पहले एनसीईआरटी वगैरह ही होता था मेरे पास भी, लेकिन ये नहीं पता कि अब किस बुक में पढ़ा। नहीं, किसी एनसीईआरटी में रहेगी तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, और क्या मतलब हो सकता है कि लिखने वाले ने क्या परसेप्शन दिया था, उसके ऊपर भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। जी सर। ठीक है।
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं पर रहेगा तो आप मुझे दिखाइएगा, बात करेंगे उसके ऊपर। पर ये चीज जरूर है कि नेहरू ने जो है उठा करके चीन को दान में नहीं दिया है वीटो पावर। ये बहुत गलत बात कही जाती है ये तो एकदम सही सर। है ना, ये बगैर किसी जो है सिर पैर की बात है। तो अब ये जो ताकतें होती हैं ये वस्तुतः किसके हाथ में होती हैं? ये ताकत जो होती है वे वास्तव में अगर हम कहें तो ये आपके जो है यही जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं इन्हीं के हाथ में होती हैं। और खास तौर से अमेरिका की, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन वो हमेशा अमेरिका के पक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर आपको कुछ करने की ताकत नहीं देती है, बल्कि वीटो पावर कुछ ना करने की ताकत होती है। यानी कि कोई कुछ कर रहा हो तो जाकर के आप टांग अड़ा दीजिए, यही आपकी जो है टोटल वीटो सर पावर। मैंने सर्च किया तो अचानक से मतलब बीबीसी का न्यूज आया है सामने, उसमें भी ये है 1971 में कुछ रिपब्लिक को चाइना को मिला है ये अस्थायी सीट। मुझे भेजना, मैं पूरा पढ़ूंगा, क्योंकि जैसे कि मैं ये पढ़ रहा था बीबीसी पर ही एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो बीबीसी ने इस पर भी जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पटेल को जो है गांधी ने चुनाव लड़ने से, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने से रोका है। उस समय तो चुनाव शायद नहीं हुआ था सर, जबकि प्रधानमंत्री पद का कोई 1956। चुनाव ही नहीं हुआ है। तो बीबीसी भी जो कह रहा है, बीबीसी ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं है ना। आप देख भेजिएगा, मैं देखूंगा। ठीक है ना, तो मैं उसको जो है देखूंगा, तभी स्टेटमेंट कोई करना सही होगा। अदरवाइज इस तरह से हम कहां तक बात करेंगे। तो वीटो जी पावर सर। क्या है कि वीटो पावर इज अ नेगेटिव वीटो पावर। अगर कोई भी स्थायी सदस्य इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती है। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूरी तरह से अमेरिका के हक में रह करके जो है काम करता है। 188 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हैं, लेकिन सबके पास वोटिंग राइट उतना नहीं है, बल्कि जो जितना इसमें धन जमा करता है आईएमएफ में, उसको उतना ही वोट मिलता है, उतना ही वोटिंग परसेंटेज मिलता है। तो 52% जो वोटिंग वेटेज होती है वो 10 देश, यानी कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा और रूस का है। बाकी 178 देश इसको जो है प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। अभी इसमें से अगर आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका चीन और रसिया ऐसे हैं जो कि अमेरिका के साथ नहीं, बाकी सब जो है अमेरिका के साथ होते हैं। और विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी प्रणाली होती है कि इसमें अध्यक्ष जब कभी भी चुना जाएगा तो वह अमेरिकी नागरिक ही कोई न कोई होगा। यहां तक कि जो अमेरिका का वित्त मंत्री होता है वही जो है ये डिसाइड करता है कि कौन जो है आईएमएफ का जो है अध्यक्ष बनेगा। ये बहुत पहले जो है जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय वोल्फविट्ज जो है इसके अध्यक्ष बने थे। और वोल्फविट्ज जो है वो कट्टर अमेरिकन में से ऐसे थे जो कि ये मानते थे कि अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। और ये पेंटागन में भी पहले काम कर चुके थे, यानी कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लिखा हुआ है कि मैं विश्व बैंक में रहकर विकास का काम ठीक उसी तरह से करूंगा जैसे पेंटागन में रहते हुए शांति कायम करने का। तो अब पेंटागन में शांति तो होती नहीं है, तो युद्ध का जो है दरबार है। तो जाहिर सी बात है कि विश्व बैंक भी वो ठीक उसी तरह से है कि कैसे विकास करेगा, बल्कि वह विकास केवल अमेरिका के हित के बारे में बात करेगा। और अब सोवियत संघ जो है जब उसका पतन हो गया तो अमेरिका का जो है प्रभुत्व जो है ज्यादा जो है बढ़ता चला गया। तो क्या हम ये मान करके चलें कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे कि अगर अभी आप तमाम जगहों पर देखेंगे तो तमाम जगहों पर क्या है कि
अच्छा, सूरज, पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करो तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा है? ये सब बाद में भी कर सकते हो ना, क्लास के बाद भी। तो सर वर्ल्ड डेमोक्रेसी, जो वैश्विक लोकतंत्र है, वह अभी भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से स्थापित नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि रसिया के खिलाफ एक तरफा जिस तरह से बगैर रसिया को मौका दिए एक के बाद एक उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए, या जिस तरह से पूरी दुनिया ये कहती है कि परमाणु बमों को लेकर के भारत को जो है सिग्नेचर कर देना चाहिए, और भारत जो है वो लगातार मना करता है कि भाई हम आपके यहां जो है क्यों सिग्नेचर करें, हम इसको पसंद नहीं करते हैं आपके यहां। जो आपकी शैली है कि आप कहते हैं कि चंद देशों के पास परमाणु बम रहे और हमारे पास ना रहे, तो ये तो लोकतांत्रिक नहीं है। तो लोकतंत्र को लेकर के जो दुनिया में जो देश खुद लोकतंत्र अपनाए हुए हैं, वह अन्य देशों को लोकतांत्रिक अधिकार या लोकतांत्रिक समानता देना पसंद नहीं करते। जैसे भारत में ही आप कह लीजिए कि जिन लोगों के पास लोकतांत्रिक अधिकार है, वो औरों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन लगातार करते रहते हैं। तो विश्व लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ यहां पर सुझाव दिए जा रहे हैं, उन पर आपको अपने तर्क देने हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को विश्व संसद के रूप में काम करना चाहिए, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की संख्या उस देश की आबादी के आधार पर तय हो। यह प्रतिनिधि एक विश्व सरकार का चुनाव करें। अलग अलग देश अपनी सेना नहीं रखें। विभिन्न राष्ट्रों के बीच टकराव की स्थिति में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यदल रखें। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव दुनिया भर के लोग प्रत्यक्ष मतदान से करें। तो आप लोगों को इन पर भी अपने अपने तर्क देने हैं, जो आप लोगों को लिखना होगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या बाहरी समर्थन के सवाल पर जो है ये उठाते हैं कि वैश्विक लोकतंत्र के बारे में एक मौलिक सवाल है, और यह है कि दुनिया के ताकतवर देश, खासतौर से अमेरिका ने शेष दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। और जो लोग, अमेरिका मानता है कि अगर आप लोकतांत्रिक नहीं है तो मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगा, कट्टी कर लूंगा। उनका कहना है कि सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार से काम नहीं होगा, बल्कि लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधे दखल देनी चाहिए जहां लोकतंत्र नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस आधार पर अरब देशों में, जहां के अमेरिका के जो बहुत लाडले हैं, वहां पर किस तरह का लोकतंत्र है? वहां लोकतंत्र नहीं है, लेकिन वो उनको पसंद करता है। और दुनिया के तमाम ऐसे देश जो कि अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास लोकतंत्र है, अमेरिका उनसे नाराज हो जाता है। तो कुछ मामलों में तो ताकतवर देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर सशस्त्र हमला भी कर रखा है। जैसे कि आप अभी रसिया का उदाहरण ले लीजिए कि रसिया ने यूक्रेन में किया हुआ है। अब ये जो है, आप एक जो है कार्टून के जरिए समझने की कोशिश करिए कि 2004 में ये कार्टून आया, और इसमें अमेरिका जो है वह इराक के लोगों को जो स्वतंत्रता का प्रतीक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे रहा है, लेकिन तो भी इराक के लोगों को चुभ रहा है। क्यों स्वतंत्रता चुभ रही है? क्योंकि यह उनकी निजी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जबरदस्ती थोपी गई स्वतंत्रता है, जिसमें कि उनके देश में बम गोले बरसाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी पैमाने पर उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ है, उनकी जान माल गई हुई है। तो किस तरह से लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर अमेरिका अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यह इस कार्टून के जरिए जो है समझाने की कोशिश की गई है। सरकार ने जो है, अगर यहां पर कह रहे हैं कि इराक में जो है, कह रहे हैं कि इराक में जब सद्दाम हुसैन की सरकार थी, तो सद्दाम हुसैन की सरकार ने कई पारंपरिक जो कानून थे उनको जो है वहां से हटाया। औरतों को ऐसे कई अधिकार दिए जो कि पश्चिमी देशों में भी आज तक नहीं दिए गए हैं। तो लेकिन ये भी है कि सद्दाम हुसैन जैसे लोग ये तानाशाही सरकार चलाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको ये देना चाहते हैं तो आपको लेना चलेगा। उसने
अपने राजनीतिक विरोधियों की या जो लोग उसके फेवर में नहीं हैं उनकी बड़े पैमाने पर हत्या भी कराई। अमेरिका और ब्रिटेन आदि अनेक सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जनसंहार के हथियार हैं जिससे दुनिया को खतरा है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र की टीम जांचने के लिए पहुंची तो उसे इराक में ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो है अटैक जो है अमेरिका कर देता है और जबरदस्ती सद्दाम हुसैन को जो है हटा करके वहां पर एक अपने पसंद की अमेरिका ने अंतरिम सरकार बनवा दी। यानी कि गलत झूठा आरोप लगा करके आपने जो है उस व्यक्ति को और सद्दाम हुसैन को मरवा दिया है इन लोगों ने। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे उस समय कोफी अन्नान, उन्होंने भी इराक के खिलाफ जो अमेरिका अटैक करता है उसे गैर कानूनी बता देते हैं। अब इराक जो है वो पूरी की पूरी कहानी कई प्रश्न उठाती है। पहले, क्या यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका कि किसी देश में आप बम गोले बरसा दीजिए? क्या किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर हमला कर देना चाहिए? क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है या वह केवल तभी कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहां लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संघर्षरत हों? अगर बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र कायम हो भी जाए तो वह कितना टिकाऊ होगा? जैसे कि अफगानिस्तान में आप लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने लोकतंत्र स्थापित करा दिया, लेकिन कितने दिन अंत में उसको भी घुटने टेक करके वहां से भागना पड़ा। तो क्या इस तरह की हरकतें जो हैं वह पूरी तरह से जायज मानी जा सकती हैं? यही प्रश्न जो है बार बार यहां पर उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या बाहरी शक्ति लोकतंत्र कायम कर दे? क्या यह विचार लोकतंत्र की बुनियादी भावना के उलट नहीं है? अब इस कार्टून को आप गौर से देखिए, ठीक है। यह इराक में चुनाव के दौरान अमेरिकी फौजों की उपस्थिति है और देखिए यहां पर वोटिंग कराई जा रही है। क्या इस वोटिंग में मतलब ये साफ है कि लोगों को जो है अमेरिकी दबाव में रह करके वोटिंग करनी पड़ रही है। तो क्या इससे जो है जब लोगों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर वोटिंग करने को ना मिले तो क्या इसे वस्तुतः राइट टू वोट माना जाएगा? क्या ये वास्तविक चुनाव हैं? यही प्रश्न है। तो यहां पर हम लोगों ने आज इतना ही देखा। कल हम लोग इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक क्या होगा मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं। हाँ, ये हमारा टॉपिक होगा कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ये हम लोगों का टॉपिक होगा जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हाँ, परवेज सवाल पूछिए। सर, जब कोई धार्मिक किताब के आधार पर अपनी संविधान करने की कोशिश करता है तो उसमें लोकतंत्र का कितना होगा? देखिए, मैं इस सवाल का जो है सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जब धार्मिक किताबें जो है उस आधार पर शासन चलती हैं तो क्या लोकतंत्र रह जाता है? ये बात अलग अलग तरीके से। पहली बात यह है कि धार्मिक किताब का इंटरप्रिटेशन या उसकी व्याख्या किस आधार पर की गई है। हमारे धार्मिक किताबों में बहुत जगहों पर लोकतंत्र की मौलिक भावना को जो है इजाजत दी गई है। तो धार्मिक किताब होना या न होना, लोकतंत्र होना या न होने के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है। उसकी व्याख्या आपने कैसे की है? अब जैसे कि मैं कुरान का ही उदाहरण लेता हूं, तो धार्मिक किताबों में एक तरफ कहा जाता है कि आप सभी इंसान के साथ मोहब्बत करिए और जो अलग जो है मजहबों के मानने वाले हैं उनको भी जो है आपको सम्मान देना चाहिए। ऐसा कुरान की आयतों में है, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं उठा पा रहा हूं। तो दूसरी जगह काफिरों से जो है घृणा करने के लिए भी कही गई। तो अब सवाल उठता कि काफिर किसको मानेंगे? तो ये इंटरप्रिटेशन आपका है। इसी तरह से गीता में भगवान कृष्ण जो है वो धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाने की बात करते हैं, लेकिन धर्म क्या है और वो शस्त्र। हेलो सर। हाँ, एक मिनट रुक जा भाई। सर, काफिरा किसको बोलते हैं सर?
काफिरा नहीं काफिर। जी सर, काफी टाइम सुनी हो। हाँ, तो अभी पहले मेरी पूरी बात हो जाने दे, है ना। देखो बाकी सब लोग हाथ उठा के सवाल पूछते हैं ना, ताकि मैं अपनी बात खत्म कर पाऊं। तो अभी तुम्हारा जवाब दे रहा हूं। तो अब ये इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो। तो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर इंटरप्रिटेशन। जहां तक नहीं अनु काफिर किसे कहते हैं, तो काफिर उसको कहते हैं जो धर्म विरोधी हो, वह काफिर है। अब धर्म क्या है यह बात अलग है, यह इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा। ऑल डन? जी सर। तो आज के लिए बस इतना ही। रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी आप लोगों से दर्शन शास्त्र पर चर्चा करने के लिए। और आज चारवाक दर्शन पर चर्चा होनी है।